बच्चे, आज हम इस वर्ग में देखने वाले हैं चश्मा यानी नेताजी का चश्मे के बारे में 2 प्रश्न और उत्तर बैलेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम विशेषण यानी ग्रामर व्याकरण की बात भी यहाँ हम करेंगे। पहला हम देखेंगे नेताजी का चश्मे के क्वेश्चन और आंसर को। ये आपका क्वेश्चन आंसर 5वां है, इसको हम देखेंगे। मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। इसके बारे में 4 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। इसका उत्तर हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता द्वारा कैप्टन के संबंध में क्या कहा गया है? इसका उत्तर है वक्ता कस्बे का पान वाला और श्रोता हवलदार साहब है। पान वाले ने कैप्टन चश्मा वाले के संबंध में बताया कि वह एक गरीब तथा लंगड़ा व्यक्ति है। वो बहुत गरीब आदमी है और लंगड़ा है जो घूम घूम कर चश्मा बेचता है। यही है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? यानी हवलदार साहब को कभी भी देशभक्तियों का मजाक उड़ाना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इसका प्रश्न हम देखेंगे। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाए जाना अच्छा नहीं लगा। यही है दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा है, मुड़कर देखने पर हवलदार साहब अवाक क्यों हो रह गए? यानी इसका मतलब है वो आश्चर्य में रह गए। क्यों? उसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। इसका उत्तर है हवलदार साहब ने जब मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियलसा से लंगड़ा आदमी को वहाँ देखते हैं। यानी वह मरियलसा का मतलब है यहाँ बहुत गरीब और लंगड़ा। लंगड़ा का मतलब उसका पैर वहाँ नहीं था, एक पैर उसका नहीं था, वो लंगड़ा था और सिर पर गांधी टोपी रखा हुआ था और उसके चेहरे पर काला चश्मा लगाया था। उसका एक हाथ में एक छोटी सी संदूक, संदूक का मतलब है पेटी, बॉक्स, वहाँ रखा हुआ था। दूसरे हाथ में एक भांस पर टांगे बहुत से चश्मे थे। भांस का मतलब आप बैम्बू का वो काड़ी को आप देख चुके हैं, यानी स्टिक। वो स्टिक में टंगाए हुए चश्मा, वहाँ बहुत सारे चश्मा उसके पास था। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले का ये रूप देखकर अवाक रह गए। यानी उसे देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि कैप्टन नाम होगा तो वह कैसे होगा? एक गंभीर आदमी होगा, उसके पास बहुत सारे वीरता दिखाई देगी, लेकिन इसका नाम तो कैप्टन है, पर ये बहुत बेचारा यानी गरीब आदमी है और बहुत लंगड़ा आदमी भी था, इसीलिए वो यहाँ बेचैन हो जाते हैं। इसमें आपको चौथा प्रश्न है, हवलदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे पर क्यों नहीं पूछ पाए? यानी हवलदार साहब पान वाले से एक प्रश्न को पूछना चाहते थे, वो क्यों नहीं पूछ पाए? हवलदार साहब कस्बे के पान वाले से ये पूछना चाहते थे कि चश्मा बेचने वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? यानी उसका नाम
क्यों कैप्टन रखा गया है? क्या ये इसका वास्तविक नाम है? यानी इसका जन्म से लेकर यही नाम से सब लोग उसे पुकार रहे हैं क्या? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो बात नहीं कर जाने का यहाँ एक ध्यान उसे देता है। यानी हवलदार साहब को बोल देता है, मैं अभी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, इसीलिए इस बात को हम फिर करेंगे। वहाँ भी ड्राइवर भी बहुत देर से खड़ा होकर वो भी बेचैन हो रहा था। काम भी बहुत था। काम हवलदार साहब को कस्बे से गुजरने पर बहुत काम वहाँ पड़ी थी, इसीलिए वे नहीं पूछ पाए, इसीलिए अपने गाड़ी को लेकर वे रवाना हो जाते हैं। यही है आपका इस प्रश्न का उत्तर। अब हम नेताजी का चश्मे के यानी उनकी अंतिम क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमीशन फौज वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। यानी हमें इस वाक्य याद आने लगते थे। इस दुष्ट में ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते हैं ही तो हमें कड़कती थी। इस सेंटेंस लेकर यानी इस पंक्तियों को लेकर यहाँ नीचे 4 प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर हम एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, मूर्ति किसकी थी और वह कहाँ लगाई गई थी? इसका उत्तर है, मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, जो संगमरमर की थी। इस शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाया गया था। यानी आपको मालूम है मूर्ति का नाम क्या था, यानी चौराहे पर रखी गई मूर्ति किसका था? वो मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। दूसरा प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, ये मूर्ति किसने बनाई थी और इसकी क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है, ये मूर्ति कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते यानी उन हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति संगमरमर की थी, यानी मार्बल की पत्थर की थी। टोपी की नोक से दूसरे बटन तक कई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में थे, वो नेताजी उस फौजी वर्दी में बहुत सुंदर दिखते थे। तीसरा प्रश्न है, मूर्ति में क्या कमी थी? उस कमी को कौन पूरा कराता था और कैसे? आपको मालूम था ये चौराहे पर एक मूर्ति खड़ा कर दिए थे। उस मूर्ति पर यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर यहाँ पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन उसमें चश्मा नहीं था। इसका हम तीसरा प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मूर्ति को चश्मा पहनाने का काम चश्मा बेचने वाला एक बूढ़ा मरीलसा का मतलब है गरीब लंगड़ा आदमी करता था, जिसे हम कैप्टन कहते थे।
वो क्या करता था? वो बूढ़ा आदमी था, वो क्या काम करता था? यहाँ चश्मा उस मूर्ति को लगा देता था और वो जो घूम घूम कर चश्मे भेजा करता था, वह अपने चश्मे में से एक चश्मा मूर्ति पर लगा देता था। जब किस ग्राहक, यानी ग्राहक का मतलब यहाँ है उनके कस्टमर को मूर्ति पर लगे चश्मे को खरीदना की इच्छा होती तो वह मूर्ति से चश्मा हटाकर, यानी उस मूर्ति से चश्मा निकाल देता है, वहाँ कई दूसरा फ्रेम फिट कर देता है, यानी लगा देता है। यहाँ हम देखेंगे चौथा प्रश्न को। नेताजी का परिचय देते हुए बताए कि चौराहे पर उनकी मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई? स्पष्ट कीजिए। आपको नेताजी के बारे में यहाँ कहना है और उनकी मूर्ति वहाँ रखने की उद्देश्य सफल हुई या ना हुई, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त और क्रांतिकार थे, यानी वे देशभक्त भी थे और इनकी मकसद था, यानी इनकी मकसद में ये क्रांतिकार थे। इनका मतलब है वो खून से अपनी आज़ादी हो सकती है, ये इनका मानना था। इन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए, यानी सावधानी के लिए इन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया था। संघर्ष का मतलब बहुत कष्ट उठाए थे। विदेशी में जाकर आज़ाद हिंदी फौज का गठन किया। इन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए, यानी इस वाक्य को देखकर ही इन चौराहे पर इनकी मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही रहा होगा। इन्होंने इनकी मूर्ति को लगाने की मकसद भी यही है। ये देखकर लोगों को देशभक्ति का, यानी इस मूर्ति को देखकर लोगों की देशभक्ति का प्रेरणा मिले, यानी इनको एक सबक, यानी उन देशभक्तियों का एक सलाम करने की एक परिणाम यहाँ मिलती है। इस उद्देश्य में सफलता अवश्य मिली। इस उद्देश्य में, यानी यहाँ रखने पर, इस मूर्ति को वहाँ रखने की उद्देश्य सफल जरूर हो चुकी है, क्योंकि मूर्ति देखकर लोगों को अनेक नारे याद आते थे। उनकी, यानी सुभाष चंद्र बोस की बहुत सारे कहावत उन्हें याद आती रहती है और उनमें देशभक्तियों की भावना, यानी उनकी भावना, उनकी मन की देशभक्ति की भावना की लेने लगती है, यानी अपनी देशभक्ति का भावना यहाँ मुँह होती है। अपनी देशभक्ति की भावना दूसरे ओर पर, यानी दूसरे की तरफ यहाँ मुँह होकर चल जाती है। यही है इस प्रश्न का अर्थ। अब यहाँ आपका ये लेसन का क्वेश्चन आंसर्स, पूरा क्वेश्चन आंसर्स यहाँ समाप्त हो रही है। अब हम देखेंगे विशेषण के बारे में। आज हम देखने वाले हैं विशेषण। विशेषण, ये विशेषण क्या होती है? हम इसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण ये होती है किस शब्द में, यानी किसी शब्द में विषय की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। हम विशेषण के बारे में
और जानकारी लेने के लिए ये 4 वाक्य को देखेंगे। पहला वाक्य, आम मीठा है। आम कैसा है? आम यहाँ मीठा है। मीठा का ये शब्द आपको मालूम हो जाएगा। मीठा वाक्य यहाँ यानी वाक्य में मीठा शब्द विशेषण के रूप लेता है। और आम, आम यहाँ संज्ञा के रूप लेता है। आम को हम संज्ञा के शब्द कहते हैं और मीठा को हम यहाँ यानी विशेषण के रूप देते हैं। दूसरे वाक्य में शिवाजी वीर पुरुष थे। शिवाजी कैसे पुरुष थे? शिवाजी वीर पुरुष थे। यहाँ शिवाजी संज्ञा के रूप में हमें दिखाई दे रहा है और वीर पुरुष यानी वीर का शब्द हमें विशेषण के रूप में हमें मिलती है। यहाँ देखो तीसरा वाक्य में हरी पत्तियाँ तोड़कर लावो, यानी यहाँ हरी पत्तियाँ तोड़कर लावो। हरी विशेषण हमें संज्ञा के वाक्य के यानी वाक्य में संज्ञा शब्द से पहले हमें विशेषण यहाँ मिलती है। इस शब्द को भी हम विशेषण कहते हैं। कैसे पत्तियाँ तोड़कर लावो? हरी पत्तियाँ यानी ग्रीन कलर का पत्तियाँ लीफ को तोड़कर आने के लिए कहते हैं। और चौथा वाक्य में आप देखेंगे तो वह मेहनती लड़का है। वह मेहनती लड़का है। यहाँ वह का शब्द आपको मिलता है सर्वनाम के रूप में आपको मिलता है। और मेहनती, वह लड़का कैसा है? वह लड़का मेहनती है। मेहनती यहाँ विशेषण के रूप ले लेती है। अब इन 4 वाक्य में आपको ए रेड मार्क से शब्द है उसको हम कहते हैं विशेषण। पहले वाक्य में मीठा है, दूसरे वाक्य में वीर है, तीसरा में हरी है और चौथा वाक्य में मेहनती। ये सब हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण यानी संज्ञा शब्द के पहले यानी बाद में भी आ सकती है। आपको अब मालूम हो चुका है विशेषण हम किस शब्द को कहते हैं। इसमें आप और एक बार देख लो। आम संज्ञा है और मीठा यहाँ विशेषण यानी एडजेक्टिव में आती है। दूसरे वाक्य में शिवाजी संज्ञा है और वीर विशेषण की जगह लेती है। और हरी यानी तीसरे वाक्य में हरी आपको विशेषण शब्द होती है। और पत्तियाँ, पत्तियाँ यहाँ संज्ञा रूप ले लेती है। और मेहनती, मेहनती यहाँ विशेषण का रूप धार करती है और वह हम इसे सर्वनाम शब्द में लेते हैं। अब आपको मालूम हो गया विशेषण हम किसे कहते हैं। आपको मालूम हो चुका है हम किस शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी इस 4 वाक्य में आपको मालूम हो चुका है विशेषण का रूप लेती है आम, यानी आम का मीठा और वीर, हरी, मेहनती, ये सब विशेषण का रूप लेती है। अब हम इनकी परिभाषा को देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इन 4 शब्दों में हमें संज्ञा दिखाई दे रही है। आम, शिवाजी, पतिया के दौर में हमें संज्ञा के शब्द यहाँ दिखाई दे रही है। और सर्वनाम के शब्द में हमें ब यानी चौथा वाक्य में हमें दिखाई दे रही है ब। इसकी विशेषता यानी इस सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को यहाँ किस वाक्य विशेषता बता रही है? वह मेहनती है। सर्वनाम का विशेषता यानी वह मेहनती है। सर्वनाम की मेहनती यहाँ विशेषण रूप में आ जाती है, उसे हम कहते हैं विशेषण। और एक बार इनकी परिभाषा को हम देख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण से, आपको तब मालूम हो जाएगा हम किस शब्द को विशेषण कहते हैं, किस शब्द को विषय कहते हैं। ये विषय कुछ भी नहीं है, संज्ञा के शब्दों को हम विषय कहते हैं। जो विषय का विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ सुंदर यानी सुंदर बच्चा, सुंदर है विशेषण में और विषय है बच्चा। अब आपको मालूम हो गया है ये विषय में बच्चा का यहाँ विशेषण बताते हैं सुंदर। दूसरे शब्द में आपको देखना पड़ेगा हरा पेड़, यानी पेड़ यहाँ कैसा है? वो हरा है। विषय के विशेषण बताते हैं, यहाँ पेड़ का विशेषण बताता है हरा। और चाय यहाँ संज्ञा के रूप में आती है और विषय का विशेषण बताता है गरम, यानी चाय कैसा है? चाय गरम है। और दूसरा शब्द में राजा वीर, राजा विषय है और विशेषण रूप में वीर आती है। राजा कैसे राजा है? वो राजा वीर राजा है। गुलाब का स्थान विशेष्य लेती है, यानी यहाँ संज्ञा के रूप में गुलाब आती है तो वो गुलाब का रंग यहाँ विशेषण ले आती है। लाल गुलाब है, हरा गुलाब है, लाल गुलाब है। ये सब शब्द आपको विशेषण में आती है। विषय का विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ और एक बार देख लो, सुंदर बच्चा, हरा पेड़, गरम चाय, वीर राजा, लाल गुलाब। ये भी इस तरह से भी आ सकती है, यानी विषय को हम पहले लिख के उनकी विशेषण यानी विशेषता को भी हम बाद में लिख सकते हैं। वैसे आएगा तो बच्चा सुंदर, पेड़ हरा है, चाय गरम है, राजा वीर है, गुलाब लाल रंग की है। ऐसे भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आपको अब मालूम हो चुका है विशेषण क्या है, विषय क्या है। अब हम देखेंगे विशेषण का प्रयोग वाक्य में विषय से पहले भी हो सकता है और बाद में भी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विशेषण का प्रयोग यानी विषय का पहले आ सकता है, नहीं तो बाद में भी आ सकता है। यहाँ आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये देखेंगे तो आपको कैसे विशेषण पहले आती है विषय के पहले, बाद में विषय
किस तरह से आती है ये आपको मालूम हो जाएगा। ये दृश्य सुंदर है। इसमें विशेषण विषय के बाद आती है। यहाँ विशेषण है सुंदर, यहाँ विषय है दृश्य। दृश्य आपको यहाँ विशेषण बाद में आती है। यहाँ दूसरा सेंटेंस में कितना सुंदर दृश्य है, यानी यहाँ सुंदर पहले आ जाती है और दृश्य विशेष्य, यानी यहाँ दृश्य विशेष्य बाद में, विशेषण के बाद में आती है। विशेषण, हम किस शब्द को विशेषण कहते हैं? वाक्य में किस शब्द हम चुनकर विशेषण को सही चुनाव हम कर सकते हैं। विशेषण की परिभाषा हम देख चुके हैं और विषय के पहले विशेषण आ सकती है, नहीं तो विषय की बाद में भी विशेषण आ सकती है। इसकी जानकारी हम ले चुके हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संज्ञावाचक विशेषण। दूसरा है संज्ञावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, यानी इसको हम सांकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आपको अब अच्छी तरह से मालूम हो चुका है 4 भेदों के बारे में। पहला है गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, नामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। इस 4 भेदों को हम एक एक करके अब देखेंगे। अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है हम किसी को गुणवाचक कहते हैं। हमें अच्छे लगे तो उनको हम अच्छी तरह से प्रकट करना है तो हम इस गुणवाचक की विशेषण की प्रयोग यहाँ हम कर सकते हैं। गुण अच्छा हो या बुराइयाँ हो उन्हें भी हम गुणवाचक में लेकर आते हैं। इसे ही हम गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा इसके बारे में बोध होता है, उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण से देखेंगे। अच्छा गुण में अच्छा, सुंदर, सच्चा, दयालु, मेहनती, ये सब हम गुणवाचक विशेषण में लेकर आएंगे। ये अच्छे गुण को हम गुणवाचक में लेकर आते हैं, वैसे ही उनकी बुराइयों यानी उनकी बुराइयों की शब्द को भी, जिसे हम बुराइयां का सबक देना है तो उन्हें बुलाना है तो उन्हें पहचाना है तो हमें वहाँ भी ये अवगुण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवगुण का मतलब कुछ भी नहीं है, दोष, यानी उनकी बुराइयाँ, बुरा, कुरूप, झूठा, हृदय, स्वार्थी आदि भी हम अवगुण में लेकर आते हैं। अब हम गुणवाचक की कुछ उदाहरण देखेंगे। वह भला आदमी है। वह कैसा आदमी है? वो भला आदमी है, अच्छा आदमी है, किसी को भी तंग नहीं करता है। ये यहाँ भला का अर्थ हो जाती है अच्छा आदमी होता है। ये गुणवाचक यानी अच्छा गुण का बोध यहाँ होता है। दूसरे सेंटेंस में सोहन सदाचारी लड़का है। इसका अर्थ है सदाचारी का मतलब जेंटलमैन, ग्रेट मैन, बहुत अच्छा लड़का, कभी भी सबकी मदद करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, सत्य का साथ देने वाला, इसको ही हम सदाचारी कहते हैं। ये भी अच्छे गुण के दौर में आ जाती है। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे तो हरीश दुष्ट लड़का है।
हम 2 सेंटेंस में अच्छे गुण के बारे में देखे थे। ये दुष्ट का मतलब है बुरा लड़का है, वो कभी भी किसी को भी तंग करवा सकता है। दुष्ट का मतलब बहुत बुराई उसमें दिखाई देती है। जब हम अच्छे गुण का यहाँ देखते हैं तो अच्छे गुण का बोध होता है, वैसे ही इस सेंटेंस में बुराइयां का बोध हो रही है। चौथा सेंटेंस में हम मास्टर जी सांवले हैं, यानी मास्टर जी का रंग का बोध यहाँ हो रहा है। मास्टर जी किस रंग वाले हैं? सांवले रंग के होते हैं, यानी ये काले भी नहीं है और गोरे भी नहीं है। उसकी मिडिल का रंग वे अपने बदन में रखे हुए हैं, इसको ही हम कहते हैं मास्टर जी सांवले रंग के हैं। और 5th सेंटेंस में स्वार्थी लोग काला बाजारी करते हैं, यानी सेल्फिश लोग, सेल्फिश का मतलब खुद खर्जी वाले लोग, अपने आप से जीने वाले लोग बुरे काम करते हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है, ये भी बुरा गुण में हमें बोध करवाते हैं। और 6th सेंटेंस में पत्रिका में प्रकाशित कहानियों, यानी छोटे न्यूज़पेपर यानी छोटे छोटे बुक्स में मैगज़ीन में आने वाले कहानियों मनोरंजक होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उसे पढ़ने पर हमारी इच्छा बढ़ जाती है। इसे भी हम गुणवाचक विशेषण में लेकर आते हैं। आपको अब मालूम हो गया है गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं।